दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। भारत पाकिस्तान घमासान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहरीक लबैक पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लाहौर से गुजरावाला, गुजरावाला से वजीराबाद और अब सीधी उसकी नजरें हैं इस्लामाबाद में। गृह युद्ध जैसे हालात हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी फौज ने एक किस्म का मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है। वहां पे पाकिस्तानी मीडिया को साफ बता दिया है कि वो खबरें आप चलाएंगे जो हम आपसे बोलेंगे चलाने के लिए। आप खुद वहां पे इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन तहरीक लबैक का एक माजी है, एक अतीत है, एक पास्ट है। और ये माजी, अतीत या पास्ट जिसको कह लें, जो इसका कल है बीता हुआ, वो ये है कि इसको पहले इस्तेमाल करा नवाज शरीफ की सरकार गिराने के लिए। किसने इस्तेमाल करा? इमरान खान ने इस्तेमाल करा। आज के जो गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के, शेख साहब ने इस्तेमाल करा। आज की तारीख में शेख साहब की धुन जो है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे गेस्ट पैच हैं, भारत का पक्ष रखने के लिए वैभव सिंह हैं, फाउंडर ऑफ डिफेंसिव ऑफेंस। वैभव, स्वागत है आपका। सुशील पंडित जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सुशील भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतर काज़मी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अतर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजू काज़मी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान से हमें गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पहले जाता हूं आरजू काज़मी साहिबा आपके पास, और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो भूत एक किस्म का पैदा करा है तहरीक लबैक पाकिस्तान, वीडियोस घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे जहां पे कि शेख रशीद ने, शेख साहब ये कहते हैं कि साहब जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये सब शेख रशीद ने 2017 में बोला, जब वो पावर में नहीं थे, जब वो ऑपोजिशन में थे। उन्होंने पूरा तहरीक लबैक का इस्तेमाल करा आरजू जी नवाज शरीफ की सत्ता को गिराने के लिए। लेकिन आज अचानक तहरीक लबैक एक आतंकवादी संगठन हो गया, एक दहशतगर्द, एक मिलिटेंट आउटफिट हो गई। ये कैसे हुआ? ये शेख साहब को किसी ने उनका वीडियो नहीं दिखाया क्या? जी बिल्कुल मेजर साहब, यहाँ पे ये दो तरह की बातें चलती ही रहती हैं और जो भी गवर्नमेंट आती है उसको डराने धमकाने के लिए ये तहरीक लबैक और इस तरह के लोगों को लाया जाता है। पहले भी जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तब इमरान खान साहब इनको सपोर्ट कर रहे थे, शेख रशीद भी सपोर्ट कर रहे थे। आज जब जिन लोगों ने उनको उस वक्त भेजा था वही लोग इनको अभी निकाल के लेकर आए हैं और जाहिर है इनको फंडिंग भी दी गई है, इनको पैसे दिए गए हैं ताकि ये रास्ते में खर्च करें और खाना पीना सब कुछ इनको दिया जा रहा है। तो ये लोग इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े थे। अब इनसे दोबारा से बातचीत हो गई है और जरूर कुछ पैसे वैसे लेके इनको मना लिया गया होगा। और अब ये सुनने में आया, जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो यही के लिए वापस जा रहे हैं। ये जो है लाहौर और उससे आगे जो बढ़ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, ये रुक गए हैं और इनको जो लोग लाए थे, जिन्होंने इन सांपों को पाला है, वही सपेरे इनको वापस लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज कोई खास बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हर गवर्नमेंट के दौर में यही होता है और अपोजिशन जो है अनफॉर्चुनेटली इन जैसे लोगों को सपोर्ट करती है। वरना चाहे लाल मस्जिद हो, चाहे दूसरे मदरसे हो, इस पे बहुत पहले एक्शन हो जाना चाहिए था। FATF में है, अभी तक हम ग्रे लिस्ट में है और उसकी हमें कोई खास परवाह नहीं है कि ग्रे में है तो बस हुआ करें। लेकिन जाहिर है सबको वीडियोस मौजूद हैं, सबके क्लिप्स मौजूद हैं, चाहे वो शेख रशीद हो या दूसरे मिनिस्टर्स हो। उनकी बात जब करते हैं तो वो इस बात पे शर्मिंदा भी नहीं होते, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है सब कुछ। लेकिन उस वक्त जो भी अपोजिशन, इस वक्त की अपोजिशन भी सपोर्ट कर रही है TLP वालों को। और ये यहाँ पे बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के जो माइंडसेट के लोग हैं उन्हें हम सपोर्ट करते हैं और अपने इस्तेमाल के लिए जो है ये पॉलिटिशियंस आगे लेकर आते हैं और इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है और क्या इमेज जा रही है। बाकी दुनिया में भी और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज भी तो हैं, वो तो कोई नहीं कह रहा कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो या किसी के साथ क्या करो। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, नौटंकी पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी। मैं वैभव सिंह के पास जाता हूं। वैभव, एक बात बताइए, आरजू जी ने बोला है कि जिन सपेरों ने इन सांप को पिटारे से निकाला था, ये वापस उस पिटारे के अंदर उन्हीं सांपों को डाल रहे हैं। इसका मतलब वैभव स्विच ऑन स्विच ऑफ का मामला है पाकिस्तान में। जब किसी का मन चाहे, वो फजलुर रहमान नहीं है अपना लॉन्ग मार्च वाला, उसको भी जब चाहे स्विच ऑन कर देते हैं। वो भी 10 लाख 15 लाख 20 लाख बंदे लेकर चढ़ दौड़ता है वो इस्लामाबाद पे जब उसकी खुशी होती है। तो वैभव, इसके ऊपर जरा आप रोशनी डालिए, क्या चल क्या रहा है वहां पे? देखिए, पाकिस्तान में गुस्ताखे रसूल की तो माफ़ी है। आसिया बीबी का केस हमारे सामने है कि उसको किस तरह से यूरोप भेज दिया गया, लेकिन गुस्ताखे बाजवा की माफ़ी नहीं है।
इन्होंने जो किया है इमरान खान साहब ने, इन्होंने बाजवा की शान में गुस्ताखी करी है। आईएसआई चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर के जो तमाशा लगाया इन्होंने, और बाजवा से कहा कि हमें रिटन समरी चाहिए। मैं आपको बताऊं, कल रात में अभी ये शेख रशीद की यहाँ पे बात हो रही थी। शेख रशीद कल जिस वीआईपी गेस्ट हाउस में साद हुसैन रिजवी रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पे जाकर के उनके पांव पकड़ के बैठा हुआ था कि जना हुजूरे वाला आप इनको वापस ले जाएं, आप इनको कैसे भी वापस भेज दें। बिकॉज इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये बोल दिया कि हम तो साद रिजवी को छोड़ेंगे नहीं और रिट ऑफ द स्टेट हम कायम करेंगे, आप स्टेट से नहीं लड़ सकते। और उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फौज भेजी जाए। तो फौज ने उधर से बोला कि भाई साहब, जैसे आपने हमसे रिटर्न मांगा था ना, तो आप हमें रिटर्न स्टेटमेंट अपना ये रिक्वेस्ट जो है उसको लिख करके दे, वर्बल अब हम कुछ नहीं मानेंगे आपका। और ये जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट इमरान पाक फौज का, ये फेल हो चुका है, वो सेम पेज फट चुका है। और कल बरेलवी सेक्ट के 3 जो बड़े मौलाना हैं वो इमरान खान के पास नहीं गए मुज़ाकरात के लिए, बात करने के लिए, वो बाजवा के पास गए थे और बाजवा ने उन्हें बोला कि ठीक है आप वापस जाएं। इमरान खान को बेसिकली उसकी औकात दिखाई गई है पाक फौज की तरफ से कि आपको लगता है कि आप वजीर आजम हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमसे रिटर्न में चीज़ें मांगेंगे और हम आपको रिटर्न में देंगे, तो ये हम आपके साथ कर सकते हैं। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई जा सकती है तो आपकी भी हुकूमत गिराई जा सकती है। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि गुस्ताखे बाजवा की एक ही सजा, और वो क्या है वो आप जानते हैं। मैं उसको नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलना चाहता जी। उसकी पूरी एक कितनी तारीख है, वहां पे कितने प्राइम मिनिस्टर्स टांगे गए हैं पाकिस्तान की तारीख में। जी जी जी। अतर साहब, ये जो कह रहे हैं ना वैभव सिंह, ये गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि अभी एक वो लड़का है, क्या नाम है उसका, एक जनरल साहब का लड़का है, हसन अस्करी उसका नाम है, मेजर जनरल रिटायर्ड जफर मेहदी अस्करी का बेटा। उसने एक लेटर लिखा था, बोला था कि बाजवा साहब आपको जो एक्सटेंशन मिला है मैं उससे डिसएग्री करता हूं और आप रिजाइन करें। उसने आर्मी चीफ को चिट्ठी लिखी। आर्मी चीफ को चिट्ठी एक कॉमन आदमी लिखता है, 5 साल की जेल उसको दे दी है, साहिवाल के जेल में पड़ा है, और उसके बुजुर्ग बाप जो कि रिटायर्ड जनरल है पाकिस्तानी आर्मी का, वो अपने लड़के से नहीं मिल पा रहा। ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है, इंडियन मीडिया ने भी काफी वाइडली कवर करा था, मैंने भी कल ट्वीट करा। अच्छा अतर साहब, मेरा आपसे पूछना है कि यही बात है बाजवा के साथ गुस्ताखी। इमरान खान ये भूल गया कि कौन उसको कुर्सी पे किसने बैठाया था। इमरान खान ये भूल गया, बाजवा को आंखें दिखाई, क्योंकि 6 अक्टूबर को जब आईएसपीआर ये कहता है कि फेरबदल हो रहे हैं पोजीशंस में, कोई पेशावर जा रहा है, कोई आपारा जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे देखिए 17, 18, 19, 16 तारीख को ये ड्रामा होना शुरू हो जाता है पाकिस्तान के अंदर दोबारा। इतनी देर से जो लबैक वाले सोए पड़े थे गुस्ताखे रसूल के मामले पे, इतनी देर से सोए पड़े थे, अचानक वो जागते हैं और पिटारे से बाहर निकलते हैं। क्या हमारा एनालिसिस ठीक है, हमारा एनालिसिस गलत है अतर साहब, या फिर यह रात ही साजिश है? ये बताइए क्या चल रहा है। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये काफी अरसे से मसला चल रहा है, आप खुद कवर भी करते रहते हैं, देखते भी रहते हैं कि इस हुकूमत के दौरान भी तकरीबन 6 महीने पहले भी इस किस्म का एक सिलसिला चला, माजी में भी ये सिलसिला चलता रहा। तो ये कहना है कि सिर्फ एक ये फैक्टर है, इसकी वजह से ये लोग फौज इनको लेके आ गई, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। आपने रॉ की साजिश की, मैं रॉ पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं तो आपकी बात ही दोहरा दूंगा। जो आप कहते नहीं थे कि इन मौलवियों को 2-2 लाख रुपया दे दो और एक एसयूवी दे दो, तो हो सकता है कि आपकी कोई मेहरबानी, आपके प्यार में ये लोग आगे हों। तो जिस तरह अभी वैभव भाई ने भी कहा कि इनको पैसे शैसे दे के वापस भेज दिया जाएगा, तो वो जो है ये भी एक फैक्टर बीच में हो सकता है। मेजर साहब आप भी तो है ना, आपका बड़ा फैक्टर है, उसको हम किस तरह इग्नोर कर सकते हैं बीच में। बाकी बात ये है कि इमरान खान साहब जो सपोर्ट करते थे, वो इनकी जो कॉज है उसके ऊपर बहुत सारे लोग उस पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक लब्बैक जो है वो वही काम कर रही है जिससे आपको फायदा हो रहा है, जिससे भारत को फायदा हो रहा है। और इसी वजह से माशाल्लाह आज आपके चेहरे पे भी रौनक है, वैभव भाई भी जो है वो इतने बारौनक लग रहे हैं और खुशी से जो है आप लोग फूले नहीं समा रहे। तो तहरीक लब्बैक तो बाजवा के बजाय आपका काम कर रही है। तो मेजर साहब, तो हमें तो यही लग रहा है, और इसी वजह से शेख रशीद साहब ने भी पहले जो बयानात थे और अब वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ सबूत भी सामने रखे और उस सबूतों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी सामने आई जिसमें अगेन हमारे बॉर्डर से क्रॉस आप जैसे दोस्तों का नाम आया कि वहां से ट्विटर पे भी सपोर्ट की जा रही है,
वहां से मीडिया पे भी सपोर्ट की जा रही है। तो मुद्दे तो पाकिस्तान में बहुत हैं। फिर अदालतों में जैसा वैभव भाई ने कहा कि पाकिस्तान की अदालत से आसिया छुट गई, भाई पाकिस्तान की अदालत से तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सजाए मौत देने के बाद कहा कि इसकी लाश चौक के ऊपर लटका दो। वो पाकिस्तान की अदालत ने ही परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया। तो पाकिस्तान में अदालतें अपने मर्जी के मुताबिक फैसले करती हैं। भारत वाला हिसाब नहीं है कि जो ऊपर से फैसला आ जाए, चाहे बाबरी मस्जिद का हो या किसी और का फैसला हो, वो एस्टेब्लिशमेंट बताए। पाकिस्तान की अदलिया की एक तारीख है, वो आपके सामने है। तो इस वजह से ये इल्जाम देना कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो जाता है, इतना सिंपल मैटर नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग जो तरीके लब्बैक वाले हैं, जिनको आप सड़कों पे दिखा रहे हैं और दूसरा इंडियन मीडिया भी दिखा रहा है, ये आप लोगों के फुट सोल्जर हैं और आप लोगों का ही काम कर रहे हैं, अपने मुल्क को आग लगा रहे हैं। तो फ्रांस में भी ये लोग रहते हैं, बाहर के मुल्कों में भी रहते हैं, वहां पे तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल अदर साहब, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। वैभव कुछ कहना चाह रहे थे, मैं 30 सेकंड वैभव को दूंगा, फिर मैं सुशील पंडित जी के पास जाऊंगा। वैभव, आप अपनी बात का जवाब दीजिए और एक और बात का छोटा सा जवाब वैभव 30-40 सेकंड में बताइएगा कि ये अब इंडिया के एजेंट बन चुके हैं लबैक वाले, भारत से पैसे ले रहे हैं, लेकिन 2017 में इंडिया के एजेंट नहीं थे। ये जब ये नवाज शरीफ को गिरा रहे थे तब ये इंडिया के एजेंट नहीं थे, रॉ के एजेंट नहीं थे, ये ओवरनाइट हमारे एजेंट बन गए हैं। वैभव जरा रोशनी डालिए और आप जो कहना चाह रहे थे वो भी कहिए, फिर पंडित जी के पास जाता हूं मैं। देखिए, 2 साल पहले जब खादिम हुसैन रिजवी जब जिंदा थे टीएलपी के, और उन्होंने फिरके पे बात की थी जनरल बाजवा के कि ये कादियानी है और ये सुन्नी बरेलवी नहीं हो सकता या ये आशिक रसूल नहीं है, तो पंजाब पुलिस ने वहाँ पे कोई रेंजर नहीं, कोई फौज नहीं, पंजाब पुलिस उसको उठा ले गई थी। इनके जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे टीएलपी के, सबको जेलों में ठूस दिया था और टीएलपी कुछ नहीं कर पाई थी। तो ये टीएलपी की जो टोटल कंटेन करने वाली जो बात है ना कि रॉ के एजेंट है, तो रॉ के एजेंट है तो उस समय उठाया था, तो नहीं छोड़ते, उसको बंद रखते जेलों में। दूसरी चीज मैं जो कहना चाह रहा था, ये भी जुडिशरी की बात कर रहे थे, जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ आपने क्या किया? उन्होंने अब ये बता रहे थे कि कितनी इंडिपेंडेंट है, उनके खिलाफ रेफरेंस किसने दायर किया, उनकी फैमिली को किसने हैरेस किया, उनकी बीवी को बेइज्जत किया बुला करके कोर्टों में और कचहरियों में, एफआईए में, वो किसने किया? जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ जो पूरा मामला चला है, उनको नाअहल कर दिया गया, हाई कोर्ट के बाहर उठा के फेंक दिया गया। जिन जज साहिबान ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया था, वो आज कहाँ है, किस हालत में है? देखिए, आप ये चूरन उनको पेशा करें जो पाकिस्तान को जानते ना हो, पाकिस्तान को समझते ना हो। हमारे पास आपकी पूरी कुंडली गोत्र के साथ में पड़ी हुई है, आप हमें बेवकूफ ना बनाएं, यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी। जी जस्टिस काजी जी, बिल्कुल एक मिनट सुशील पंडित जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद आरजू जी आप जरा वैभव सिंह से जरा इंडिया के बारे में कुछ सवाल पूछिएगा कि क्या चल रहा है इंडिया में। 100% इसको नहीं पता होगा इंडिया में क्या चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के गली मोहल्ले में क्या हो रहा है वैभव सिंह को पूरी बात पता है, क्योंकि दिन रात, अच्छा मेरा भी यही हाल है, मुझे भी नहीं पता इंडिया में क्या हो रहा है, दिन भर हम लोग यही काम करते हैं। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो बार बार इंडिया को ब्लेम करना, इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करा था 2017 में, नवाज शरीफ की सरकार गिराने के चक्कर में इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करा था। मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक लबैक वालों ने ही गिरा दी, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन हां कहीं ना कहीं उनका भी रोल था, उनको इस्तेमाल करा गया था। ही इज ऑन रिकॉर्ड। अचानक शेख रशीद को हिंदुस्तान के दस्ताने पहने वाले हाथ मिल गए, इसके ऊपर जरा कमेंट करिए पंडित जी आप। क्या करें, ये बदनसीबी है, इन लोगों को बरेलवी कहा जाता है और बरेली हिंदुस्तान में है, तो कनेक्शन तो निकल ही आया। अब आप देवबंदियों को पकड़ेंगे, देवबंद भी हिंदुस्तान में है, वो भी कनेक्शन निकल आया। ये आधा मुल्क तो हिंदुस्तान से गया हुआ है, तो किसी को भी पकड़ के आप मुशर्रफ को भी कह देंगे तो दरियागंज से निकले हुए हैं, ये भी हिंदुस्तानी है। तो इनके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि ये पूरा मुल्क हिंदुस्तान से निकला है, तो किसी को भी हिंदुस्तानी भारतीय कह देना इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। खैर, रही बात, मैं अभी बड़े शौक से सुन रहा था कि साहब हमारे यहाँ अदालतें बड़ी मजबूत हैं। मैंने कहा सुबह सुबह ये चुटकुलों का प्रोग्राम है या एक सीरियस भारत पाकिस्तान घमासान है। जब मुशर्रफ आए थे साहब, सुप्रीम कोर्ट के एक एक जज से कहा गया था कि आपकी लॉयल्टीज मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ है या पाकिस्तान के आईन के साथ है।
ये कमाल का मुल्क है साहब। यहां पर जब आपको कू को ठीक ठहराना होता है तो जुडिशरी इन्वेंट करती है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। दुनिया में ये डॉक्ट्रिन कहीं नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में है। ये अपने ही जजेस को परेशान करने के लिए जुडिशरी फैसले देती है। प्रधानमंत्रियों को, वजीर आजम को फांसी पे लटकाने के लिए ये जुडिशरी फैसले देती है और ये अपनी जुडिशरी के गीत गा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। मुमताज कादरी को फांसी की सजा सुनाने वाले जज को पाकिस्तान से बाहर छुपाना पड़ा था कहीं। वहां या तो सरकार मार देती है या ये लब्बैक जैसे लोग पकड़ के चीर देते हैं। जी, जुडिशरी का हाल बुरा है, दोनों पार्टों के बीच फंसी हुई है। जी जी। और मुमताज कादरी जब कोर्ट आता है तो जो बेंच है, बार की तो बात छोड़ दीजिए, मतलब बार जो है बेंच की बात छोड़ दीजिए, उस पर फूल बरसाती है। तो चाहे वकील हो या जज हो, ये पूरे कुएं में भांग मिली हुई है और ये उस पर रीसते जा रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, पिटारी में से सांप निकलते हैं, बोतलों में से जिन निकलते हैं और पाकिस्तान में कंटेनरों में से तहरीकें निकलती हैं, निकलती आई हैं, निकलती आएंगी। आजकल पाकिस्तान के हाल मजेदार हैं जी। बैठ करके देखिए, गौर से मजे लीजिए और क्या किया जा सकता है। अच्छा आरजू जी, मैं आपके पास जा रहा हूं। मैं आपसे आरजू जी एक कमेंट चाहूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे अतर भाई ने बोला ना कि आप या आपसे पैसे ले रहे हैं और आपका काम कर रहे हैं, और मैंने बोला सर आप, हम बोलते हैं 4 चीज़ों पे अपना एनालिसिस करते हैं सर, तजिया देते हैं अपना, वो हमारा नेचर ऑफ वर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि गौरव आर्या ने चेक काट के दे दिया, रिजवी साहब के लड़के को बोला कि बेटा जाओ तुम सड़कों पर नाच गाना करो। आरजू जी, आप एक बात बताइए, ये हर बात में, और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा होगा या पाकिस्तान ने भारत का बुरा नहीं सोचा होगा, लेकिन इसमें भी ये तो रिजवी का बेटा, ये सब तो पाकिस्तानी हैं, ये सब तो पाकिस्तानी है। हर चीज में ये जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलेगा, पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ बोलेगा, ये कहेंगे कि भारत ने करा है। पाकिस्तान ने क्या गद्दारों की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा रखी है, एक फैक्ट्री आउटलेट लगा रखी है? क्योंकि करने वाले सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। अब एक बात बताइए, ये मतलब यू सी, ये तो खुद के लोगों को, इसका मतलब ये हमें दोष नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि हमारे खुद के लोग बेकाऊ हैं। आरजू जी। जी बिल्कुल गौरव जी, यहाँ पे मेरा ख्याल है मैं रॉ को जरूर दाद दूंगी कि उन्होंने पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को जो है वो अपना एजेंट बना लिया है और किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ पे जब तक पाकिस्तान में हम इस चीज को नहीं मानेंगे, ये तो ठीक है कि पाकिस्तान और इंडिया के टर्म्स कभी भी अच्छे नहीं रहे और ना ही होंगे और एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन इस लेवल पे नहीं हो सकता। और दूसरा, जब तक हम ये बात नहीं मानेंगे कि हमारे ही लोग जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, जब तक पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। ये जो लब्बैक वाले बाहर निकल आते हैं, कभी लाल मस्जिद वाले आ जाते हैं, कभी कोई दूसरी रिलीजियस पार्टी बाहर आके और ड्रामे शुरू कर देती है, नौटंकियां, ये सब यहीं के लोग कर रहे हैं, यहीं के लोग करवा रहे हैं। नुकसान भी हमारा है और जो फायदा उठा रहे हैं वो भी हमारे ही लोग हैं। ये बात जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम जब तक इस चीज को ठीक भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हर बात में कह देना कि जी ये तो इंडिया से फंडिंग हो रही है, हर किसी को जो बात करेगा कि मुल्क को ठीक करो, उसको कह देंगे कि ये इंडिया का एजेंट है, इंडिया से पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, शायद अगर किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं मिला तो इसका मतलब है कि वो गलत काम कर रहा है। जिसको गद्दारी का सर्टिफिकेट पाकिस्तान में मिलता है, हम समझते हैं, मेरे जैसे लोग जरूर ये सोचते हैं कि वो जरूर कुछ ठीक काम कर रहे हैं तभी ये सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन जब तक हम इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ ठीक होने वाला नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा, और भी तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, कितनी सारी हैं, आप सब भी जानते हैं, 56 के पता नहीं 58 कंट्रीज हैं इस्लामिक। वहां पे तो कोई इस तरह की चीज नहीं होती, ना कोई रोड पर आता है, ना कोई कहता है एम्बेसडर को निकाल दो। चाइना एम्बेसी के आगे ये नहीं जाते, चाइना ने क्या कुछ नहीं किया। चाइना ने अभी एप्लीकेशन भी निकलवा दी है कुरान की, उसके सामने भी कोई जाके बैठा नहीं, किसी ने अपने आप को आग नहीं लगाई। ना ही कोई सऊदी एम्बेसी जाके बैठा कि सऊदी एम्बेसडर या को निकाल दिया जाए, क्योंकि वहां के क्राउन प्रिंस ने हदीसों के ऊपर एक बात कर दी थी कि मैं तो बिलीव ही नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्री के पीछे पड़े हैं, फ्रेंच एम्बेसडर के पीछे पड़े। फ्रेंच एम्बेसडर तो है ही नहीं पाकिस्तान में इस वक्त, जैसे 3 साल से अमेरिकन एम्बेसडर नहीं था, अभी आया है। फ्रेंच एम्बेसडर तो मुल्क में है ही नहीं। पहले उसको बुलाएंगे, उनको यकीन दिलाएंगे, उसके बाद
कहते हैं कि जी हमारे क्रिकेट क्यों नहीं हो रही। इस तरह के जब तमाशे होंगे सड़क के ऊपर, इस तरह के जिहादी, इस तरह के लोग बाहर निकलेंगे एक्सट्रीमिस्ट, तो फिर कौन सी टीम आएगी पाकिस्तान में खेलने के लिए? जी। ये बात इनकी समझ में नहीं आती। जी, पहले भी जी। क्रिकेट टीम भी भाग गई थी, तब जी। भी कह रहे थे इंडिया ने भगा दिया है। तो ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी, इनको कुछ ना कुछ बैलेंस बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल आरजू जी। अच्छा वैभव, मैं आपके पास जाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, जैसे कि अतर साहब ने एक बात करी ना कि ये इसमें मेरा भी रोल है, आपका भी रोल है, यानी कि वैभव सिंह ने भी कुछ करा होगा, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रा ने भी कुछ करा होगा, रा तो खैर बदमाशी करती रहती है। मैं वैभव आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, ISI तो नंबर 1 है यार, है ना? बाकी रॉ, CIA ये सब नंबर 10, नंबर 15, नंबर 20 हैं, नंबर 1 पे तो ISI है। तो जब नंबर 1 वर्ल्ड की एजेंसी, शोएब अख्तर ने भी ऑन रिकॉर्ड बोला था कि ISI वर्ल्ड की नंबर 1 है, सब लोग ये इनको बता दिया गया पाकिस्तानियों को कि भाई नंबर 1 ISI है। ISI जब नंबर 1 है तो ISI क्यों नहीं रोक पा रही है? इंडिया की एजेंसी करोड़ों एजेंट कैसे बना लेती है पाकिस्तान के अंदर, जब नंबर 1 एजेंसी वर्ल्ड की ISI है? खुला मैं इंडियन नेशनल नेटवर्क पे एक टॉप चैनल पे बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है, आप लोग कहते हैं, हम भी मान लेते हैं साहब कि ISI नंबर 1 है। क्या ISI रोक क्यों नहीं पाती वैभव? नहीं, अगर वो सारे इंडियन एजेंट है तो जब फैजाबाद धरना उठाया गया, जो तमाशा लगा था, इसी तहरीक लब्बैक ने लगा रखा था, तो जो डीजी रेंजर आकर के 2-2 हज़ार रुपए बांट रहा था लिफाफों में बंद करके, क्या वो भी रॉ का एजेंट है? अगर वो रॉ का एजेंट था तो क्या उसको कोर्ट मार्शल किया गया, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया? नहीं। उसको रिटायरमेंट के बाद एक 100 एकड़ का फार्म हाउस दिया गया इस्लामाबाद के बाहर रहने के लिए। आप मुझे ये बताइए कि आज तरीके, अगर ये साद हुसैन अगर रॉ का एजेंट है तो कल रात में उसके गेस्ट हाउस जा करके शेख रशीद, जो कि खुद एक्स जिहादी है, जब कोल्ड वॉर के समय में जब USSR के खिलाफ जिहाद चला था अफगानिस्तान में, तो वो भी कैंप रन करता था, ही वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर, वो जिहादी तैयार करता था। आज वो वहाँ का होम मिनिस्टर है। सोचिए इस पूरे खित्ते का, इस पूरे क्षेत्र का दुर्भाग्य कि एक फॉर्मर जिहादी, एक न्यूक्लियर कंट्री का जो है वो होम मिनिस्टर है। तो ये जो है उनके सामने जाकर के साद हुसैन के सामने बैठा हुआ था, उसके पांव पकड़ के कि आप इन्हें कैसे भी वापस भेज दें। तो वो क्या शेख रशीद भी रॉ का एजेंट है? आपके यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके कैबिनेट में जो कि फौज लेके आई है इमरान खान की कैबिनेट में, क्या वो सारे रॉ के एजेंट हैं? तो अगर इतने रॉ के एजेंट हैं तो फिर आप भाई शिकायत किस चीज़ की करते हैं? और ISI नंबर 1 है, हम तो खुद कहते हैं, हम अपने चैनलों पे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई ISI नंबर 1 है। नंबर 1 है तभी तो आज आपके मुल्क में महंगाई नंबर 1 पे है, पेट्रोल के दाम नंबर 1 पे हैं, जो अशिया खुर्दो नोश है, जो खाने पीने की बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे महंगी हैं इस पूरे रीजन में। आप हर चीज़ में नंबर 1 पे हैं, आप करप्शन में नंबर 1 पे हैं, आप FATF की ग्रे लिस्ट में नंबर 1 पे हैं। आप कहाँ नंबर 1 नहीं है? आप हर उस जगह पे नंबर 1 है जहाँ आपको नंबर 1 नहीं होना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो आपको जो देन है ये ISI की ही दी हुई है, पाकिस्तान फौज की ही दी हुई है। आप अपनी जो कमियां हैं उसको आप दूसरों में ढूंढना बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान के पास ना टाइम है, मोदी के पास इमरान खान का फोन उठाने का टाइम नहीं है। आपको लगता है कि वो आपके बारे में सोचता होगा और रॉ को बुला के कहता होगा कि भाई आप इनके खिलाफ साजिशें करो, वो आपका फोन नहीं उठाने को तैयार है। अच्छा वैभव, तो इस तरह की बातें जो है नेशनल टेलीविजन पे न किया करें। जी जी वैभव, आप इतनी बुराई ना करें ISI की। आपका और मेरा जॉब एप्लीकेशन पेंडिंग है, आप समझ रहे हैं? याद है आपको? आपने और मैंने मिलकर अप्लाई करा था ISI की नौकरी के लिए। नदी मंजूम साहब अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो निकाल देंगे नौकरी देने से पहले। अच्छा एनीवे, अच्छा एक बात बताइए अतर साहब, ये सब अगर भारत के एजेंट हैं तो 350 लबैक के लोगों को क्यों छोड़ दिया सर 72 घंटे पहले? अगर आपके पास प्रूफ है, अगर आपके पास सबूत हैं कि भारत ने फंड करा है, तो 350 लोगों को क्यों छोड़ दिया? किस प्रेशर में छोड़ा सर 350 लोगों को? अगर वो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, अगर वो महबूल वतन नहीं हैं, अगर वो बुरे लोग हैं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, तो उनको सड़कों पे क्यों छोड़ दिया? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये मेरा आपसे सवाल है अतर काज़मी साहब। देखिए मेजर साहब, आपको भी पता है जब इस तरह की तहरीकें चलती हैं उसमें करोड़ों लोगों को तो पैसे नहीं दिए जाते। जो टॉप की लीडरशिप होती है उन्हीं के साथ राब्ते होते हैं, या इस तरीके से उस तहरीक के अंदर मदद की जाती है कि उस तहरीक को बढ़ावा मिले, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो या दीगर जगहों के ऊपर हो। जिस तरीके से पाकिस्तान की पिक्चर आप पेंट करते हैं या आपके दोस्त पेंट करते हैं कि वहां पे बाजवा साहब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, हुकूमत के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप अपने इस प्रोग्राम को ही देख लें, जो हमारी दूसरी मेहमान आपकी आई हुई पाकिस्तान से, वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं, किसी ने उनको नहीं रोका।
वो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही है ना। तो अगर पाकिस्तान में ये हालत होती कि पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल नहीं सकता, पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ बोल नहीं सकता, तो फिर तो कोई भी ना बोल सकता। बात यह है कि हर पाकिस्तान में और इंडिया में फर्क यह है कि हर कोई अपनी अपनी जुबान बोलता है, अपने अपने दिलो दिमाग के मुताबिक बोलता है। आपके यहाँ ये इजाजत नहीं है और इस वजह से आपको थोड़ा सा ये अचंभे वाली बात लगती है कि अगर कोई बोल रहा है तो वो हुकूमत के कहने के ऊपर ही बोल रहा होगा, हुकूमत के कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रहा होगा। वैभव भाई ने काजी फायज ईसा साहब का जिक्र किया था, जस्टिस साहब का, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो आज भी फैसले दे रहे हैं और उनकी बेगम खुद कोर्ट में आई थी इसलिए कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल फराहम भी की थी। काजी साहब के लंदन में फ्लैट निकल आए थे, प्रॉपर्टीज उनके बच्चों की, तो अभी भी वो जज है, उनको किसी ने नहीं निकाला, वो तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो अदालतें पाकिस्तान में अपनी मर्जी के मुताबिक चलती हैं, कानून और आइन के मुताबिक चलती हैं। लेकिन नंबर 1 की बात की इन्होंने, महंगाई में नंबर 1 इस वक्त कौन है? पेट्रोल तो अभी भी भाई हमारा आपसे सस्ता है, दीगर चीजें भी हमारी आपसे सस्ती हैं। इकोनॉमी की जो हालत हुई कोरोना में वो भी आपको पता है। और शेख रशीद साहब को इन्होंने कहा कि वो जिहादी हैं और वो जिहादी कैंप चलाते थे। भाई हम लोगों ने ये देखा है कि जो भी कट्टर लोग होंगे अगर वो हुकूमत में आएंगे उससे मुल्क का नुकसान होगा। भारत की मिसाल हमारे सामने है, एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत वहाँ पे इस वक्त मौजूद है, तो पाकिस्तान में कभी भी आवाम नहीं चाहेगी कि यहाँ पे भी कोई एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत। अतर साहब 1 मिनट, मैं आरजू काज़मी साहिबा के पास जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा पंडित जी के पास। इसके पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आरजू काज़मी जी ने आज तक कोई भी किसी भी भारत के चैनल पे, खासतौर से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे, इन्होंने इंडिविजुअल्स की तनकीद जरूर करी है, इन्होंने पाकिस्तान के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोला। इन्होंने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मुल्क खराब है, इन्होंने इंडिविजुअल्स के बारे में बोला और इंडिविजुअल्स के बारे में बोलना हक है। कभी आरजू काज़मी ने यह नहीं बोला कि पाकिस्तान बुरा मुल्क है या मैं पाकिस्तान को कंडेम करती हूं। उन्होंने ये बोला कि यह शख्स बुरा है और यह पाकिस्तान के लिए बुरा है। और मुझे लगता है कि असली में अगर कोई वतन से मोहब्बत करता है तो उसको यही कहना चाहिए। अगर मेरे मुल्क में कुछ गलत हो रहा है मैं खुल के कहूंगा। मेरी ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने जो स्पीच दी थी 2017 को, वहां पे मैंने बोला था और इंडियन आर्मी ने उस चीज को सपोर्ट करा था। वो यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। आरजू जी, मैं आपको 1 मिनट दूंगा, फिर मैं पंडित जी के पास जाऊंगा, फिर मैं प्रोग्राम क्लोज करने लगा हूं। रिस्पॉन्ड करिए प्लीज आरजू जी। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कंट्री में रह के यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो, और जब तक हम ये इस तरह के लोगों को नहीं रोकेंगे, जैसे कि तहरीक लब्बैक वाले हैं या जो मुल्ला माफिया हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ मदरसे जहाँ पे गलत बातें बच्चों को सिखाई जाती है, जब तक हम उन चीजों को रोक नहीं लगाएंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। और जब तक हम इकोनॉमी में काम नहीं करेंगे हमारी यही हालत रहेगी, हमें कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, ना कोई हमारा फोन उठाएगा। इस चीज को लेके जब तक हम इतने सेंसिटिव हुए हैं कि जी कोई कुछ कहे नहीं, सिर्फ आप हाँ में हाँ मिलाएं और सिर्फ कहें कि वाह जी वाह बड़ा अच्छा किया सबने, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमारे जैसे लोग मौजूद हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोलना जानते हैं। जी आरजू जी, मैं लास्ट टर्न पे आता हूं सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, आप जरा पूरा 1 मिनट का वक्त है, आई एम क्लोजिंग दिस प्रोग्राम सर, आप पूरा बताइए आपको क्या लगता है कि अब चल के आगे क्या होगा तहरीक लबैक पाकिस्तान को लेके। सर यू हैव 1 मिनट। शुक्रिया मेजर आर्या। तहरीक लब्बैक एक ऐसा दलदल है जो पाकिस्तान की सियासत को निगले जा रहा है। ये कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ ऐसी सरकारें नहीं आती जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। आपके यहाँ न सिर्फ ऐसी सरकारें आती हैं, आप अपने पड़ोस में ऐसी ऐसी सरकार बिठा रखे हैं कि जिसको देख के शेख रशीद शर्मा जाए। वहां का इंटीरियर मिनिस्टर तो अपनी फोटो तक नहीं खिंचा पाता है। ऐसी सरकार आपने अपने पड़ोस में लगाई है और इसी तरफ आप भी बढ़ रहे हैं। आपने जिस तरह का एक एग्जाम्पल, एक नमूना अपने पड़ोस में बिठाया है, आपने उसी को अपने यहां, उस बदशक्ल नमूने को अपने यहां पर आरोपित करने का पूरा प्रोग्राम कर रखा है और तहरीक लब्बैक उसकी तरफ बढ़ रही है। और ये आपको, आपके मुल्क को ठीक इसी तरह अफगानिस्तान में तब्दील करने जा रही है। आप जरा इंतजार कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील पंडित जी। जितने भी गेस्ट हैं, वैभव जी, सुशील जी, अतर काज़मी जी और आरजू काज़मी साहिब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने बात देखी किस तरीके से डिबेट के पैनलिस्ट ने बातचीत करी तहरीक लबैक पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान में बिल्कुल गृह युद्ध जैसे हालात अभी बने हैं। हो सकता है
हो सकता है कि किसी फौजी खाकी वर्दी वाले ने, पाकिस्तानी ने सपोलो और सांपों को लेकर वापस पिटारे में डाल दिया हो, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। अगली बार जब फिर इमरान खान को उसकी औकात दिखानी होगी, फिर ये सांप, फिर ये सपोले पिटारे से निकलेंगे। मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार और जय हिंद।